अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों की करेंगे, जो इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। और अपने 2 दिन के भारत दौरे से पहले दिन मैक्रो आज जयपुर पहुंचे, जहां पर एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनका स्वागत किया। और इसके बाद वो जयपुर के मशहूर पर्यटक स्थलों जैसे कि आमेर फोर्ट, हवा महल, जंतर मंतर गए और फिर प्रधानमंत्री और मैक्रो ने एक रोड शो किया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की ये यात्रा भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी के लिए बहुत अहम मानी जा रही है। के दौरान लोगों ने हाथों में भारत फ्रांस के झंडे लेकर दोनों नेताओं का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का ये रोड शो आप देख सकते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये कारवां दोनों खुली गाड़ी में हैं और जयपुर शहर के परकोटे के अंदर दोनों तरफ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए गुजर रहे हैं। यहां से लोग फूलों की पंखुड़ियां दोनों के ऊपर उछाल रहे हैं और दोनों ही अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जंतर मंतर से निकले हैं और जंतर मंतर से निकलते हुए त्रिपोलिया गेट से ये हवा महल की तरफ आ रहे हैं। 25 सालों में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत जो हुई थी 1998 में, उसके बाद ये संबंध भारत और रूस के बराबर आ गया है, या फिर कहें तो उससे आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इस संबंधों की दोस्ती को दुनिया को दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह से, देखिए किस तरह से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष आगे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैक्रों गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने वाले छठे फ्रांसीसी नेता हैं। ऐसे में मैक्रों का ये दौरा भारत फ्रांस दोस्ती के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। जयपुर दौरे के आखिर में फ्रांस के राष्ट्रपति रामबाग पैलेस पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कहा जा रहा है कि इस दौरे पर भारत फ्रांस के बीच ग्रीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस के क्षेत्र में अहम समझौते हो सकते हैं। कल सुबह वो गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे और शामिल होगी फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी और फ्रांस की वायुसेना के 2 राफेल लड़ाकू विमान, जो भारतीय सेना के साथ गणतंत्र दिवस समारोह में अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते दिखाई देंगे। जयपुर से गीता मोहन, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात करते हैं गणतंत्र दिवस परेड की। अब से कुछ ही घंटों बाद देश में धूमधाम से 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान देश की आन बान शान नजर आने वाली है। मगर इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर दुनिया बड़ी संख्या में मेड इन इंडिया हथियारों की तस्वीर देखेगी, यानी कि ये तमाम हाईटेक हथियार देश में ही बनाए गए हैं। कोने कोने से प्रमुख हथियार जमीन से आसमान तक दिखाई देने वाले हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। अब की बार परेड में प्रचंड का पंच भी दिखेगा और पिनाका का दम भी। भीष्म टैंक की गर्जना भी सुनाई देगी और स्वदेशी मिसाइलों की ताकत भी। हिंदुस्तानी सेना के ये वो घातक हथियार हैं जो पूरी तरह से देश में बने हैं और इस बार 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में ये हथियार कर्तव्य पथ पर नजर आने वाले हैं। ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले तक गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी हथियारों को भी शामिल किया जाता था, लेकिन इस साल की परेड में दुनिया बड़ी संख्या में मेड इन इंडिया हथियारों का दम देखेगी। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर स्वदेशी हथियारों की परेड पर खास जोर रहेगा। इस वक्त हमारे साथ डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस बार आत्मनिर्भरता पर काफी जोर दिया जा रहा है। ऐसे कौन से सिस्टम हैं, हथियार हैं जो डीआरडीओ ने तैयार किए हैं खासतौर से, और इस बार परेड के दौरान भी नजर आएंगे हमें? तो इस बार जो थीम है वो नारी शक्ति की है। तो हम लोग इस बार जो डिस्प्ले करने वाले हैं वो हमारे जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, जहां नारियों ने बड़ा रोल प्ले किया है। जब से प्रधानमंत्री जी ने ये आत्मनिर्भरता का स्कीम शुरू किया है, तब से काफी नए प्रोडक्ट्स जो इंडिजिनसली डेवलप हैं किए गए हैं। परेड में नजर आने वाले हथियारों की फेहरिस्त में पहला नाम पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का है, जो अपनी रफ्तार और सटीकता के चलते दुश्मन के लिए काल है। ये रॉकेट लॉन्चर
44 सेकंड में 12 रॉकेट्स दाग सकता है। इसे तैयार किया है DRDO ने। खास बात यह है कि इसे किसी भी मौसम और परिस्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बार रिपब्लिक डे पे पिनाका सिस्टम को लीड कर रही हूँ, और जो कि एक इंडिजिनस सिस्टम है। ये एक शूट एंड स्कूट की फिलॉसफी पे वर्क करता है और टाइम सेंसिटिव टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने में भी काफ़ी मदद करता है। पिनाका ही नहीं, स्वदेशी टैंक BMP-2 और T-90 भीष्म टैंक को भी परेड में शामिल किया गया है। BMP-2 टैंक में 30 mm वाली मशीन गन लगी है, जो युद्ध के दौरान 360 डिग्री घूमकर दुश्मन पर हमला कर सकती है। इस टैंक का वजन इतना कम होता है कि हल्के होने की वजह से इसे पहाड़ी क्षेत्रों में ले जाना आसान होता है। वहीं T-90 टैंक भी ताकत के मामले में बेजोड़ है, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकता है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर है। हमने देखा लद्दाख का जब विवाद हुआ चीन के साथ, उस वक्त ऊंचे पहाड़ों में एक लाइट टैंक की रिक्वायरमेंट, उस पर भी आप तेजी के साथ काम कर रहे हैं, उसकी क्या प्रोग्रेस है? तो लाइट टैंक हम लोग L&T के साथ कर रहे हैं। L&T हजीरा में इसका डेवलपमेंट हो रहा है। अभी हम लोग ये लाइट टैंक का रोल आउट दिसंबर एंड में हम लोगों ने इंटरनली किया है। इसका अभी इंटरनल ट्रायल्स चल रहा है और ये जून जुलाई तक हम लोग हमारे आर्म फोर्सेस को यूजर इवैल्यूएशन के लिए देंगे। परेड में शामिल किए हथियारों में नाग मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। इसे भी DRDO ने ही बनाया है। दुश्मनों के टैंकों को तबाह करने में ये मिसाइल काफी कारगर मानी जाती है। साथ ही ये दिन और रात दोनों समय हमला करने में सक्षम है। नाग मिसाइल सिस्टम ही नहीं, बल्कि परेड में मीडियम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM भी नजर आएगी। ये मिसाइल कमांड पोस्ट, मल्टी फंक्शन रेडार, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से लैस है। MRSAM मिसाइल हवा में 2448 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की तरफ हमला करती है। एक बार MRSAM मिसाइल को लॉन्च करने पर यह आसमान में सीधे 16 किलोमीटर तक के टारगेट को गिरा सकती है। इसकी मदद से 100 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के विमान, ड्रोन और मिसाइल को पलक झपकते ही तबाह किया जा सकता है। ये कोर ऑफ सिग्नल्स का रिसेंटली प्रोक्योर्ड इक्विपमेंट है और ये सेना में इंडक्ट होने के बाद सेना की जो कॉम्बैट आर्म्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस सिस्टम है। क्या जिम्मेदारी संभालेंगी इस बार कर्तव्य पथ जो परेड है? जी, मैं लेफ्टिनेंट सुमेरा तिवारी हूँ और मैं MRSAM कंटिजेंट को लीड कर रही हूँ इस बार। ये वो सभी महिला अधिकारी हैं जो इस बार कर्तव्य पथ की परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर परेड की अलग अलग जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इन हथियारों के अलावा वायुसेना के लिए बनाए गए स्वदेशी फाइटर जेट तेजस, अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड और ध्रुव भी आसमान में दिखेंगे। प्रचंड एक लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है जो 16,400 फीट की ऊंचाई तक हथियार लेकर उड़ सकता है। इसे भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। इसी तरह ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी HAL ने तैयार किया है, जिसे भारतीय सेना के तीनों अंग मौजूदा वक्त में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसकी खासियत ये है कि इससे हमला भी किया जा सकता है और एक बार में इस पर 12 सैनिक भी बैठ सकते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस में भाग लेते हुए मैं काफी गर्व महसूस कर रहा हूँ। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है। गणतंत्र दिवस पर मुझे MiG-29 विमान उड़ाने के अवसर मिला है और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। बीते कुछ सालों में HAL और DRDO जैसी संस्थाओं ने भारतीय फौज के लिए कई घातक हथियार बनाए हैं, जिनमें कई हथियार सेना को सौंपे भी जा चुके हैं, जिसकी बानगी इस बार की परेड में नजर आने वाली है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे नेशनल वोटर्स डे की। पहली बार साल 2011 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था, जिसकी शुरुआत तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने की थी और इसके बाद से ही हर साल
25 जनवरी यानी आज ही के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को ही भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। नेशनल वोटर्स डे का मकसद देश में चुनावी प्रक्रिया को लेकर नागरिकों में जागरूकता और प्रोत्साहन को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का इस्तेमाल मतदाताओं, खासतौर पर नए युवा मतदाताओं को नामांकन की सुविधा के लिए भी किया जाता है और इसके लिए देश के तमाम राज्यों, जिलों के अलग अलग जिलों में कैंप्स लगाए जाते हैं, जहां पर आज दिन भर फर्स्ट टाइम वोटर्स को उनका वोटर आईडी कार्ड यानी कि मतदाता फोटो पहचान पत्र दिया गया। इस साल होने वाले लोकसभा चुनावों में 50 लाख नए वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच की होगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार के वोटर्स से बातचीत भी की। वर्चुअल माध्यम के जरिए उन्हें एक एक वोट की कीमत समझाई। आपका एक वोट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। आपका एक वोट भारत में एक स्थिर और बड़े बहुमत वाली सरकार लाएगा। आपका एक वोट भारत में तेज रिफॉर्म्स को, उसकी गति को और तेज गति देगा। आपका एक वोट भारत में डिजिटल क्रांति को और ऊर्जा देगा। आपका एक वोट पहली भारतीय को अपने दम पर अंतरिक्ष में पहुंचाएगा। आपका एक वोट अंतरिक्ष में भारत का पहला स्पेस स्टेशन स्थापित करवाएगा। आपका एक वोट भारत में पहला पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनवाएगा। आपका एक वोट दुनिया में भारत की साख और बढ़ाएगा। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने देश के युवाओं को बहुत ही अहम संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी मतदाता सूची एक जीवंत, वाइब्रेंट तस्वीर के रूप में हमारे लोकतंत्र की समृद्ध विविधता को रिफ्लेक्ट करती है। उन्होंने विशेषकर शहर के लोगों को, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान कर एक उदाहरण प्रस्तुत करने को कहा है। वाकई आपका काम समाज को वोट के लिए जागरूक करने का भी है। इस बार आपको लेटेस्ट वोट के साथ साथ लेटेस्ट मेक देम वोट पर भी काम करना है। आप सब बहुत बड़ी मात्रा में सोशल मीडिया की जनरेशन वाले लोग हैं, यानी आप सब एक बड़ी ऑडियंस से सीधे कनेक्ट हो सकते हैं। जिनका नाम अब तक वोटर लिस्ट में छूटा हुआ है, उनका नाम भी आप लिस्ट में जरूर शामिल कराएं। कोशिश करिए कोई भी ऐसा वोटर ना हो जो चुनाव में छूट जाए। भारतीय संविधान के मुताबिक भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 साल हो या वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया हो, लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में वो वोट देने का अधिकार रखता है और इन चुनावों के साथ ही स्थानीय निकायों के चुनावों में भी वोटिंग का अधिकार उसे मिलता है। जब तक कोई वोटर वोट न देने के शर्त और नियमों के दायरे में न आ जाए, तब तक मतदाता से वोटिंग करने का हक कोई नहीं छीन सकता। किसी भी भारतीय नागरिक के लिए वोट देने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार माना जाता है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति को अपने निवास स्थान पर ही खुद को रजिस्टर करवाना होता है और साथ ही मतदाता अपने पंजीकृत क्षेत्र में ही मतदान कर सकता है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में राज्यों में नए वोटर्स की संख्या में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। सभी दलों को यह पता है कि नए वोटर सत्ता की चाबी
उनके हाथ में होती है और वापस ले भी सकते हैं। ऐसे में सभी नए वोटर्स को साधने के लिए अभी से ही सक्रिय हो गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 2019 के आम चुनावों यानी कि लोकसभा चुनावों में 30 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया था और कुछ समय पहले तक एनआरआई को वोट करने का अधिकार नहीं था। लेकिन साल 2010 में एक संशोधन किया गया था जो कि एनआरआई के मतदाताओं के रूप में खुद को पंजीकृत करने और चुनावों में मतदान करने की अनुमति देता है। पासपोर्ट में दिए गए पते के आधार पर प्रवासी भारतीयों को सामान्य रूप से निवासी माना जाता है और उनका वोटिंग अधिकार भी होता है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।